Today we are going to discuss about the pressure exerted by a gas. Let us consider a cubical vessel. Let us consider this is a cubical vessel of length L. तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, एक एल क्यूब हो जाएगा और फेस ईच फेस एरिया इसका हमारे पास एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. तो लेट अस कंसीडर द गैस इज इन द क्यूबिकल वेसल और जो गैस है वो हमारे पास कौन सी है, आइडियल गैस है. तो लेट अस कंसीडर आइडियल गैस कंटेन इन ए क्यूबिकल वेसल विद परफेक्ट इलास्टिक वाल्स. तो जो वाल्स हैं, ये वाली वाल्स हैं, ये क्या है, हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक वाल्स हैं. और हमारे पास जो मॉलिक्यूल का मास है, लेट m स्मॉल m इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल and then let us consider n small n is the total number of molecules in this gas. So the speed of a molecule, let us consider the speed of a molecule is ci. So अगर इस स्पीड को हम रिजॉल्व करें इन x y एंड z डायरेक्शन, तो वो स्पीड इसकी हो जाएगी cxi, cyi एंड czi. तो ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारा इम्पार्ट करेगा ऑन द फेस. लेट अस कंसीडर ए फेस ए पर ये जाता है, प्रेशर लगाता है मॉलिक्यूल, जाता है टुवर्ड्स दिस. तो हमारे पास जो हमने ये फेस लिया है, ये फेस हमारे पास ए फेस है. तो हमारे पास ये फेस हमारे पास है ना. तो हमारे पास 2 2 4 और ये हमारे पास जो है 6 फेसेस है हमारे पास. ठीक है. तो ये हमारे पास जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इस फेस पर ये लेट अस कंसीडर दिस मॉलिक्यूल इम्पॉर्टेंट ऑन दिस फेस ए फेस. तो ये जो है इसका हमारे पास वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, वो ci है. तो इसको रिजॉल्व करें तो cxi, cyi और czi इन x y z डायरेक्शन. ये हमारे पास x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये हमारे पास z डायरेक्शन है. तो इसके अलॉन्ग हम इसको वेलोसिटी कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेंगे. तो जो ci का स्क्वायर है, वेलोसिटी जो ci स्क्वायर है वो cxi स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस czi की स्क्वायर के बराबर हो जाएगी. नाउ द मोमेंटम, जो हमारे पास मोमेंटम होगा जब ये इम्पार्ट करेगा, एक्सरसाइज करेगा ऑन द फेस ए, वो क्या होगा हमारे पास m इंटू cxi है ना. हमने कौन सा कंपोनेंट कंसिडर किया है, x कंपोनेंट कंसिडर किया है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द कोलिजन हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पहले जो मोमेंटम था वो mxi था और आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव करना चालू हो जाएगा. ये हमारे पास x डायरेक्शन थी, ये y थी और ये z डायरेक्शन. तो ये माइनस x डैश डायरेक्शन हो जाएगी, दैट इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस. तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा वो टुवर्ड्स दिस. अब ये इधर की तरफ इम्पार्ट करेगा दूसरी तरफ, और इसके कंपोनेंट जो है cxi, cyi और czi ये हमारे पास हो जाएगा कंपोनेंट. तो आफ्टर कोलिजन दिस विल द पोजीशन. तो पहले मोमेंटम था mxi और चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो अब मोमेंटम क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन माइनस m cxi. तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, माइनस m cxi माइनस m cxi. तो कितना हो जाएगा, माइनस 2m cxi हो जाएगा. इट मीन्स दो ये हमारे पास जो है ये मोमेंटम हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो 2m cxi के बराबर हो जाएगा. तो मोमेंटम इम्पार्टेड टू फेस ए will be equal to 2mx ci at the as the total momentum is conserved हमारे पास है. तो the molecules हमारे पास जो स्ट्राइक करेंगे फेस ए पर, फेस ए से इस फेस ए से इस फेस पर जाएगा. मान लो ये बी फेस है, ये बी फेस है, तो इस फेस से ये बी फेस से और बी फेस से ए फेस पर आ जाएगा. तो हमारे पास जो है द मॉलिक्यूल स्ट्राइक द फेस अपोजिट टू ए जो हमने बी लिया. द टाइम टेकिंग द 2 सक्सेसिव कोलिजन्स है ना ऑन ए. ये 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑन फेस, यहाँ से जाएगा यहाँ पर और यहाँ से जाएगा यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलावा. तो वो कितना हो जाएगा, टाइम 12 यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा l यहाँ से यहाँ तक और फिर l यहाँ से यहाँ तक. l जाने में और l आने में 2 सक्सेसिव कोलिजन का जो डिस्टेंस है वो 12 हो जाएगा और वेलोसिटी हो जाएगी cxi अराउंड द x डायरेक्शन. तो टाइम जो है वो इसके बराबर हो जाएगा 12 अपॉन cxi. द रेट एट विच द मॉलिक्यूल ट्रांसफर मोमेंटम जो है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम. तो मोमेंटम कितना था 2mx cxi, टाइम था 12 अपॉन cxi. तो ये हमारे पास m cxi स्क्वायर डिवाइड बाय l, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू
ये अगर हम टोटल मोमेंटम इम्पार्टेंट ऑन फेस ए बाय ऑल मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, n स्मॉल n मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितना हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n m c x i का स्क्वायर डिवाइड बाई l। अब बाय न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फोर्स, तो फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन fx हमने माना, तो कितना हो जाएगा m अपॉन l और सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n c x i स्क्वायर, यही आ जाएगा। ये जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ फोर्स के बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक डायरेक्शन में था, तो फोर्स भी हमारे पास एक डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह से जो प्रेशर ऑन फेस ए इन एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगा, हमने लिख दिया px, तो दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ द फेस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ईच साइड जो है एल के बराबर है, तो ये एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एम अपॉन एल क्यूब सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n सी एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो ये जो प्रेशर आया हमारे पास एक्स डायरेक्शन में आया। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है इन वाई डायरेक्शन और इन जेड डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में प्रेशर हम लिख सकते हैं पी वाई इक्वल टू एम अपॉन एल क्यूब सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n सी वाई आई स्क्वायर, और जेड डायरेक्शन में पी जेड इक्वल टू एम अपॉन एल क्यूब सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n सी जेड आई स्क्वायर। ये हमारे पास प्रेशर अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस है। बट द प्रेशर ऑन द फेसेस ऑफ द क्यूब इज सेम। लेट अस टेक ये हमारे पास जो है प्रेशर जो है वो फेस इक्वलाइज करेगा इन ऑल डायरेक्शन, और हमने कहा इसको क्या कहा, पी स्मॉल पी कहा। तो पी किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू पी वाई प्लस पी जेड, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है जो हमारे पास वो ईच साइड में प्रेशर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो पी विल बी इक्वल टू हमारे पास 1/3 ऑफ पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ये हो जाएगा इससे। और ये हो जाएगा 1/3 एम अपॉन एल क्यूब और सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n सी एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n सी वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n सी जेड आई स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स वाई जेड में हो जाएगा। तो इसको हमने एम अपॉन एल क्यूब ये हमारे पास आ गया, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n ये हमने सी वाई एक्स आई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड आई की टर्म स्क्वायर की टर्म में लिख लिया। और ये हमारे पास क्योंकि ये जो है हमने इस इक्वेशन से ये सी आई आई स्क्वायर के बराबर होता है इक्वेशन 1 से, तो ये हमारे पास 1/3 एम अपॉन एल क्यूब सिग्मा इक्वल टू 1 to n सी आई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सी बार स्क्वायर क्या है, सी बार स्क्वायर विद द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। अगर हम ये कंसीडर करें तो सी बार स्क्वायर जो एवरेज स्पीड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n सी आई स्क्वायर डिवाइड बाई n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये एवरेज स्पीड आ जाएगी, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड आ जाएगी। तो ये हम ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दें यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वाई स्क्वायर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा n इंटू सी बार स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो p इक्वल टू 1/3 mn सी बार स्क्वायर डिवाइड बाई v आ जाएगा हमारे पास। नाउ ये जो है mn अपॉन v, ये क्या है mn अपॉन v डेंसिटी ऑफ द गैस के बराबर है, क्योंकि डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ द गैस कितना हो जाएगा m इंटू n, क्योंकि m एक मॉलिक्यूल का मास है और n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो p इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 से ऊपर नीचे डिवाइड 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 2/3 1/2 रो बार सी स्क्वायर हो जाएगा, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना 2/3। और ये क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, अगर वॉल्यूम 1 हो, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम हो तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ रो सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास वॉल्यूम क्या है इसमें 1 है, यूनिट है, तो E इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो P इक्वल टू 1/3 2/3 के बराबर हो जाएगा। नाउ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो डिफाइंड होती है हमारे पास। पहले तो मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में देखिए जो हमने पहले की थी, मीन स्क्वायर स्पीड हमने ये निकाली थी फर्स्ट, तो द स्क्वायर रूट ऑफ सी बार स्क्वायर, जो मीन स्क्वायर स्पीड है उसका अगर हम रूट ले ले तो वो क्या हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बराबर हो जाएगी, यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगी। तो रूट मीन स्क्वायर जो है हमारे पास
ये इसका रूट कर दे तो ये हमारे पास अंडर रूट 3p अपॉन रो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सी बार स्क्वायर जो है हमने पहले निकाला था ये 3p अपॉन रो के बराबर आता है इस इक्वेशन से। जो इक्वेशन हमारे पास ये वाली है 7। तो द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू मास पॉइंट वॉल्यूम m अपॉन v, वेयर m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस होगा। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो PV इक्वल टू RT हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, तो P इक्वल टू RT अपॉन V, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डेंसिटी है गैस की, तो इसको डिवाइड कर दे P अपॉन रो, तो हमारे पास ये आ जाएगा RT अपॉन V इंटू M अपॉन V, V से वही कैंसिल हो जाएगा तो RT अपॉन M। तो ये वैल्यू P अपॉन रो की यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3RT डिवाइड बाई M, तो 3RT M को हम लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू n, क्योंकि टोटल मास जो है वो m इंटू n के बराबर होता है। तो ये हमारे पास जो है ये R कैपिटल R अपॉन कैपिटल N जो है इसके बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये हमारे पास अंडर रूट 3kT डिवाइड बाई m के बराबर हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा है। तो इट मीन्स CRMS इज डायरेक्टली मतलब जो है प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करें तो फ्रॉम इक्वेशन 7, जो 7th इक्वेशन है हमारे पास, इससे हमारे पास P इक्वल टू 1/3 रो सी बार स्क्वायर आया था, तो 1/3 mn V अपॉन सी बार स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। और PV इक्वल टू 2/3, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हाफ सी बार स्क्वायर आ जाएगा। हाफ m c बार स्क्वायर जो है इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल है, which accordance to the kinetic energy interpretation is directly proportional to T। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है, हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर की प्रोपोर्शन होती है। तो इसी तरह से हम लिख देंगे इसमें अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, हाफ m c बार स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा t। अल्फा क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हमने ये कहा कि हाफ m c बार स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा इज ए कांस्टेंट। तो पुट इन इक्वेशन 13 में इसको पुट कर दें तो हमारे पास 2/3 एंड अल्फा t आ जाएगा। तो कंपेयर इट विद द इक्वेशन P इक्वल टू RT, अगर इससे हम इक्वेशन कंपेयर करें तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R की जो वैल्यू है वो 2/3 n इंटू अल्फा, और अल्फा इक्वल टू हमारे पास 3/2 R इंटू n, यानी कि जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। वो कितनी आती है, 3/2 R ऑफ कैपिटल R अपॉन n के बराबर, और R अपॉन n कैपिटल N जो हमें पता है वो किसके बराबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो आ गई वो 3/2 K2 के बराबर आ गई, KT के बराबर आ गई। तो thus the average kinetic energy of the translation per molecule of an ideal gas is 3/2 KT के बराबर आ गए, whatever be the mass of an individual molecules। मास इसमें कंसीडर ही नहीं है, तो कोई भी मास हो, मास ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कुछ भी हो, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2 KT के बराबर आती है। नाउ कम्स टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द classical diagonal system consisting of a large number of particles is distributed equally among its various degrees of freedom, and for a system in equilibrium at temperature capital T, the average energy per particle associated with each degree of freedom कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 1/2 KT के बराबर होगी। तो each degree of freedom यानी कि हमारे पास माना मोनोटोमिक गैस है, तो जो मोनोटोमिक गैस है वो कितने इंडिपेंडेंट मोशंस कर सकता है, वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसकी कहलाती है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी कि जो मोनोटोमिक गैस है मोनोएटॉमिक एटम है, वो हमारे पास XYZ 3 डायरेक्शन में वो इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, तो उसकी मोनोटोमिक गैस की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 17 जो हमने निकाला था, ये 1/2 m c बार स्क्वायर 3/2 KT के बराबर होगा। तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो इक्वल होंगी, दैट इज 1/2 m c x बार स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m c y बार स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m c z स्क्वायर, जैसे हमने पहले किया था। तो ये हम विल बी इक्वल टू 1/3 हाफ m c बार स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल c बार स्क्वायर किसके बराबर है, cx स्क्वायर cx बार स्क्वायर प्लस cy बार स्क्वायर प्लस cz बार स्क्वायर। तो ये 1/3 ऑफ दिस हो जाएगा,
और दिस की इसकी वैल्यू हमने पहले निकाल रखी, वो कितनी है 3/2 kT, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 kT आ जाएगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो हमने प्रूव कर दिया, जो इन्होंने कहा था। थैंक यू।